कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। मॉरिस हमेशा बैंक लूटता था और भाग जाता था। यही वजह थी कि इस बार उसे ऐसी जेल में डाला जा रहा था जहां से वह बाहर नहीं निकल सकता था। उस जेल की सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी और अगर कोई यहां से निकल भी जाता तो उसकी आजादी या भागना उसकी जान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि यह जेल एक आइलैंड पर बनी हुई थी जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। जैसे ही वह जेल में आया, मॉरिस के पूरे शरीर की चेकिंग करके उसे एक यूनिफॉर्म दे दी गई। यहाँ हर चीज बहुत डिसिप्लिन्ड थी। प्रिजनर्स को अपनी मर्जी से चलने की इजाजत भी नहीं थी। सुबह घंटी बजते ही सब लोग उठते थे, अपनी यूनिफॉर्म पहनते थे और ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे। इस जेल में आने के बाद मॉर्डन नाम का एक आदमी मॉरिस से कहने लगा कि एल्केट्राज में तुम्हारा स्वागत है। असल में इस जेल का नाम एल्केट्राज था। उसके बाद लिटमस नाम के एक आदमी ने टेबल पर मॉरिस से उसका खाना मांगा। मॉरिस ने उसे अपना खाना भी दे दिया, लेकिन फिर उसने टेबल के नीचे देखा कि यह आदमी यहाँ छिपकर एक चूहा पाल रहा था जिसे वह रोज खाना खिलाता था। थोड़ी देर बाद मॉर्डन ने मॉरिस को बुलाया और उससे बात की। वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं। तुम हर जेल तोड़कर भाग जाते हो, लेकिन तुम इस जेल को तोड़कर नहीं भाग सकते, क्योंकि यहाँ जितनी कड़ी सिक्योरिटी तुम देख रहे हो, अगर तुम यहाँ से बाहर निकल भी गए तो तुम्हें चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें चल ही रही थीं कि तभी मॉरिस ने चुपके से एक नेल कटर चुरा लिया। यहाँ मॉरिस वार्डन के सामने ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वह बहुत मासूम हो और यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता। यही वजह थी कि वार्डन उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। नेल कटर के साथ मॉरिस अपनी सेल में लौटता है और उस नेल कटर को अपनी बाइबल के अंदर छिपा देता है। मॉरिस को लगा कि वह उसी नेल कटर की मदद से इस जेल से भाग जाएगा। सुबह काम के दौरान जब सारे प्रिजनर्स नहा रहे थे, तभी वुल्फ नाम का प्रिजनर, जिसने पहले भी उसे कई बार परेशान किया था, फिर से मॉरिस को तंग करने लगा। मॉरिस पहले उसके साथ शराफत से पेश आ रहा था, लेकिन अब अपनी असली ताकत दिखाते हुए वह उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिसकी वजह से बेचारे वुल्फ की दादागिरी वहीं गिर जाता है। यहाँ के सारे लोग मॉरिस से अब डरने लगे, क्योंकि अब तक सारे प्रिजनर्स वुल्फ से डरते थे और अब क्योंकि मॉरिस ने वुल्फ को मार दिया था, इसका साफ मतलब था कि मॉरिस बहुत खतरनाक आदमी होगा। यहाँ मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक आदमी से होती है जो 40 साल का था और पिछले 20 साल से इसी जेल में बंद था, यानी उसने अपनी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी थी। काम खत्म होने के बाद मॉरिस की मुलाकात एक और प्रिजनर से होती है। वह प्रिजनर पेंटिंग का बहुत शौकीन था। वह अपनी पेंटिंग बना रहा था और उसने अपनी शर्ट पर एक फ्लावर बनाया हुआ था। मॉरिस पूछता है, तुम्हारी शर्ट पर कोई फ्लावर तो नहीं है, फिर पेंटिंग में क्यों बनाया है? तब वह पेंटर प्रिजनर कहता है कि यह फ्लावर मेरी उस खुशी को दिखा रहा है जो मेरे दिल में है। ये सुनने के बाद मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है। वह उससे पूछता है, क्या हम इस जेल से भाग सकते हैं? क्या तुम इसमें मेरी मदद करने की कोशिश करोगे? ये सुनकर इंग्लिश हंसने लगता है। वह कहता है कि यह जेल नहीं बल्कि कब्र है और यहाँ से निकलने के लिए हमें पहले मरना पड़ेगा। वह उसे समझाता है कि अगर तुम इस बड़ी दीवार को पार करने की कोशिश भी करो और यहाँ लगे सारे सिक्योरिटी कैमरास के साथ साथ सारे रेंजर्स को भी बेवकूफ बना दो, तब भी तुम भाग कर जाओगे कहाँ? उस ठंडे बर्फ जैसे पानी में जहाँ जाते ही तुम मर जाओगे। इससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी चुपचाप इसी जेल में गुजार दो, कम से कम यहाँ तुम जिंदा तो रहोगे। खैर, अगले सीन में मॉरिस को बताया जाता है कि लाइब्रेरी की जगह अब उसे कारपेंटर शॉप में जॉब मिल रही है और उसे 50 सेंट्स पर आवर भी दिए जाएंगे। मॉरिस थोड़ा सोचकर हाँ कह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ उसे कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलेंगी जो जेल से भागने में उसकी मदद करेंगी। यहाँ मॉरिस ने हर उस प्रिजनर के बारे में पता कर लिया था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। लिटमस भी उसे भरोसे के लायक प्रिजनर लगा। मॉरिस लिटमस से पूछता है कि इस जेल से कैसे भागा जा सकता है। तब लिटमस उसे बताता है कि हर रूम में एक एयर वेंट है और उसी एयर वेंट का इस्तेमाल करके ऊपर रूफ तक पहुंचा जा सकता है और वहां से कूदकर वह आसानी से इस जेल से निकल सकता है। अब वे सब इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि तभी पीछे से वुल्फ अचानक मॉरिस पर हमला करने आ जाता है। वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मॉरिस अपना कोट उतारकर उसके हाथों पर लपेट लेता है और वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ये सब वॉच टावर में खड़े गार्ड्स देख रहे होते हैं और वे ऊपर से गोली चलाकर उन्हें रोक देते हैं। उनकी इस लड़ाई के बदले में उन्हें टॉर्चर सेल में रहने की सजा दी जाती है। दोनों को पूरी रात हर तरह की तकलीफ सहनी पड़ती है और 2 हफ्तों तक उन्हें टॉर्चर किया जाता है। फिर उन दोनों को टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है। इस टॉर्चर सेल से बाहर आने के बाद मॉरिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे ही वह बाहर आता है, लिटमस अपना माउस भेजकर उसे वेलकम बैक नोट भिजवाता है। उसी दिन मॉरिस की बगल वाली सेल में चार्ली नाम का एक नया प्रिजनर आता है जो बहुत जल्दी मॉरिस का दोस्त बन जाता है। मॉरिस ने यहाँ आते ही एक बड़ा ग्रुप बना लिया था। उसने सबको यह राज बता दिया था कि वह बहुत जल्द इस जेल से भाग जाएगा। इन लोगों की गैर मौजूदगी में वार्डन इन सारी सेल्स की चेकिंग करता है और जब वह पेंटर की सेल में जाता है तो वह देखता है कि पेंटर ने पहले से भी बेहतर पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी
हैं। पता नहीं क्यों वह इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है और पेंटर की सारी पेंटिंग्स जलाने के साथ साथ उसे यह हुक्म दे देता है कि वह आगे से पेंटिंग नहीं बनाएगा। पेंटिंग की जगह अब उसे कारपेंटर सेल में काम करना होगा। पेंटर ने अपनी सारी खुशियां अपनी पेंटिंग में रखी हुई थी और वार्डन के इस फैसले ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसी गुस्से में उसने अपनी वही 3 उंगलियां काट दी जिनसे वह पेंटिंग किया करता था। इस पेंटर की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस पूरी तरह टूट जाता है और वह उन उंगलियों को गार्ड को देकर कहता है, जाओ और यह अपने वार्डन को दे दो। ये सब देखकर वह खुश होगा। यहाँ पता चलता है कि मॉरिस बेशक एक चोर था, लेकिन वह एक बहुत अच्छा आदमी भी था। वह उस पेंटर के लिए दुखी था। उसी पेंटर के गम में वह चुपचाप अपनी सेल में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसकी सेल के एयर वेंट से एक बड़ा कॉकरोच बाहर आ रहा है। उसने समझ लिया कि इस एयर वेंट के पीछे बहुत जगह है जहाँ ये कॉकरोच पैदा हो रहे हैं। अगले ही दिन मॉरिस का प्लान और भी आसान हो गया जब उस दिन इस जेल में 2 और प्रिजनर्स आए। ये प्रिजनर्स पहले भी मॉरिस के साथ एक जेल में रह चुके थे और ये तीनों पहले भी एक जेल से साथ मिलकर भाग चुके थे। इन दोनों भाइयों का दिमाग भी मॉरिस जितना ही तेज था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन उन सबको अपने लोगों से मिलने जाना था। इंग्लिशमैन कई सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है और यह देखकर वह रो पड़ता है कि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी है और उसने अपनी बेटी के साथ कोई अच्छा समय नहीं बिताया। वहीं चार्ली को भी पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और लगभग 1 या 2 महीने में वह इस दुनिया से चली जाएगी। यह सुनकर वह भी फैसला कर लेता है कि उसे अपनी माँ के लिए इस जेल से भागना ही होगा। इसीलिए वह रात में आकर मॉरिस से कहने लगा कि अगर तुम भागने का कोई प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अब वे सब एक बड़ा ग्रुप बनाकर भागने की प्लानिंग करने लगे और मॉरिस सबको बताता है कि हर किसी के रूम में एक एयर वेंट है जो ऊपर की तरफ खुलता है, लेकिन वह एयर वेंट छोटा है, हम उसमें से निकल नहीं सकते। लेकिन यह कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि यह जेल गहरे समंदर के पास बनाई गई है। इसी वजह से जेल की दीवारें बहुत खोखली हो चुकी हैं और उन्हें खोदना बहुत आसान है। हमें पास वाली दीवार खोदनी है ताकि हम वहां से बाहर निकल सकें और ऊपर चढ़ सकें। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास एक छोटा नेल कटर है जिससे मैं ज्यादा नहीं खोद पा रहा। अपना मिशन पूरा करने के लिए मुझे कुछ बड़ा टूल चाहिए। खाना खाते वक्त ये लोग उसी समय बात करने में लगे हुए थे कि मॉरिस के दिमाग में चम्मच का ख्याल आता है, लेकिन बात यह थी कि ये लोग चम्मच को अपनी सेल तक कैसे ले जाएंगे। मॉरिस अपने एक साथी के साथ बहाना बनाकर गार्ड के पास गया और कहा कि मेरा चम्मच गंदा है, मुझे एक साफ चम्मच चाहिए। गार्ड उसे दूसरा चम्मच लेने की इजाजत दे देता है और उसी समय दूसरा आदमी गार्ड को अपनी बातों में लगा लेता है। मॉरिस एक की जगह 2 चम्मच उठा लेता है और एक को अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब यहाँ एक और बात अटक रही थी कि जब मॉरिस रात में वेंट के अंदर जाएगा तो ये देखने के लिए कि यहाँ से कैसे निकला जाए, तब गार्ड्स उसकी सेल खाली देखकर शक करने लगेंगे। लेकिन इसका हल उसका दूसरा भाई भी देता है कि हम यहाँ की बार्बर शॉप से कुछ बाल चुरा लेंगे और पेपर का एक डमी बनाएंगे और उसके सिर पर बाल लगा देंगे ताकि बाहर से चेकिंग करते समय वार्डन को लगे कि हम अभी भी अंदर ही लेटे हुए हैं। मॉरिस कहता है कि यह सब ठीक है, लेकिन अगर हम वेंट पार करके इस जेल से बाहर भी निकल गए तो दिक्कत यह है कि यहाँ पानी रास्ता रोकता है। हम पानी कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है कि तुम लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ तुम्हें बहुत सारे रेनकोट्स मिल जाएंगे, तुम उन रेनकोट्स को चुरा लेना। वे पैराशूट के होते हैं, उनके अंदर हवा भरकर हम उन्हें एक बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। चार्ली मॉरिस से कहने लगा कि मुझे भी तो कोई काम दो ना। तब मॉरिस कहने लगा कि जब मैं वेंटिलेशन के अंदर जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ ध्यान देना है, जैसे ही कोई वार्डन आने लगे तो तुम्हें मुझे सिग्नल देना होगा। इसके बाद अब मॉरिस खुदाई शुरू कर देता है, लेकिन मॉरिस को इस खुदाई के दौरान वेल्डिंग करने के लिए भी कुछ चाहिए था। मॉरिस लिटमस के पास जाता है और कहता है तुम्हारे पास जो भी माचिस हैं मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हारे चूहे को रोज अपने हिस्से का खाना दूंगा। लिटमस जिसे अपने चूहे से बहुत प्यार था, चूहे की वजह से मॉरिस की बात मान जाता है। इस माचिस को जलाकर वह चम्मच और नेल कटर की मदद से एक तेज टूल भी बना लेता है, जिससे अब उसकी खुदाई का काम आसान और तेज हो जाता है। इस दौरान चार्ली उस पर नजर रख रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंख लग जाती है और तभी वार्डन चेकिंग करने आ जाता है। इंग्लिश भी, क्योंकि मॉरिस उसे पहले ही पूरा प्लान बता चुका था। वह जल्दी से उठकर वार्डन को रोक लेता है और उससे बातें करने लगता है और उनकी बातें सुनते ही चार्ली की नजर खुल जाती है और चार्ली तुरंत मॉरिस को सिग्नल दे देता है। जैसे ही उसका सिग्नल आता है, मॉरिस अपना काम रोक देता है, अपना सामान अपनी खुदाई की जगह के सामने रख देता है और बेड पर लेट जाता है, जो वार्डन को गलत नहीं लगता, लेकिन वह कहता है मुझे यहाँ से कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मॉरिस बहुत भरोसे के साथ अपनी बात खुशी में बदल देता है कि जब आप यहाँ हैं तो यहाँ कौन स्मोक कर सकता है। दिखाया जाता है कि मॉरिस ने यहाँ इतनी खुदाई कर ली थी कि अब वह यहाँ से बाहर निकल सकता था। लेकिन अब एक और नई समस्या आ जाती है कि यहाँ जो जाल लगा हुआ था वह स्क्रूज के जरिए लगा था और इन सारे स्क्रूज को खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई नुकीली चीज चाहिए थी, जिसे उसने अगले दिन अपने काम की जगह से चुरा लिया। लेकिन उसे वहां से बाहर ले जाना मुश्किल था। जब वह वहां से निकलने लगा तो मेटल डिटेक्टर में उसका टूल पकड़ लिया गया। गार्ड ने उसे रोक लिया और वह टूल उसके हाथ से ले लिया। सब लोग डर गए कि अब मॉरिस पकड़ा जाएगा, लेकिन मॉरिस इससे भी ज्यादा चालाक निकला। जो टूल उसके हाथ में पकड़ा गया था वह उसे बैकअप के लिए
फैलाया था ताकि वह गार्ड्स का ध्यान भटका सके, क्योंकि असली टूल उसने अपने शूज में छिपाया हुआ था। इसी मेटल की मदद से उसने रात होते ही उस नेट को काट दिया और वेंट के अंदर जाने के लिए अपना रास्ता खोल लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर वह इस समय वेंट के अंदर चला जाता तो गार्ड्स को यह सेल खाली मिलती और वार्डन को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता। अंदर जाने से पहले उन्हें एक डमी हेड चाहिए था, जिसके लिए वे पहले लाइब्रेरी से किताबें चुराते हैं। उन किताबों से वे एक नकली हेड बनाते हैं और फिर वे पेंटर का पेंट चुराकर उस डमी हेड को पेंट करते हैं और फिर वे बार्बर शॉप से चुराए हुए बालों को ग्लू से उस हेड पर लगा देते हैं। इस डमी हेड के साथ साथ मॉरिस ने एक डमी वॉल भी बनाई थी जो बिल्कुल असली दीवार जैसी दिखती थी। यह कार्डबोर्ड वॉल इसलिए बनाई गई थी ताकि किसी को भी इस बात पर शक न हो कि यहाँ खुदाई की गई है। आखिरकार सारी तैयारी पूरी होने के बाद मॉरिस रात में अपनी जगह पर डमी सिर रखकर वेंट के अंदर चला जाता है। जब वह वेंट के अंदर गया तो उसने बहुत सारी पाइप्स देखी जिन पर चढ़कर वह दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन बाहर निकलने के रास्ते में अभी भी कुछ ग्रिल्स लगी हुई थी जिन्हें तोड़ना और वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। नीचे दिखाया जाता है कि वार्डन की चेकिंग का समय हो गया है। जब वह वहां से गुजरने वाला था तो चार्ली मॉरिस को सिग्नल भेजने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मॉरिस ने उसके भेजे हुए सिग्नल समझे भी हैं या नहीं। जब वार्डन्स मॉरिस के रूम के पास से गुजरते हैं तो उन्हें मॉरिस के बालों पर शक होने लगता है और जैसे ही वे मॉरिस के बालों पर हाथ रखते हैं, मॉरिस कहता है, क्या बात है सर, आपको मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस समय चार्ली की सांस अटक गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मॉरिस अपनी सेल में ही लेटा हुआ है। खैर, अगले दिन मॉरिस अपने ग्रुप को खुशखबरी देता है कि मैंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन उस रास्ते को ग्रिल्स ने बंद किया हुआ है। मैं अकेला वहां तक नहीं पहुंच सकता। उन ग्रिल्स तक पहुंचने के लिए मुझे एक और साथी की जरूरत पड़ेगी। तब जॉन कहने लगता है, जेल से छिपाकर मैंने भी अपनी तरफ की जगह पूरी तरह खोद ली है। मैं रात में वहां आ जाऊंगा और हम दोनों मिलकर उस जाल को देखेंगे। जैसे ही रात हुई वे वेंट में पहुंचे और उन्होंने देखा कि ग्रिल सिर्फ लगाई नहीं गई थी बल्कि वहां वेल्ड भी की गई थी और उसे तोड़ना आसान नहीं था। उसे तोड़ने के लिए उसे एक चेन सॉ की जरूरत पड़ने वाली थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस की नजर एक छोटे पंखे के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर मॉरिस को आइडिया आता है कि वह इस फैन की मदद से एक चेन सॉ बना सकता है। इसीलिए वह चार्ली से कहता है कि तुम इस फैन को अपने म्यूजिक बॉक्स में छिपा दो। यहाँ तक कि जब गार्ड्स चेकिंग करते हैं तब भी उन्हें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कुछ दिखाई नहीं देता और यह सब करने के लिए मॉरिस को एक और वेपन मिल जाता है। फैन को ड्रिल मशीन में बदलने के बाद मॉरिस और जॉन दोनों मिलकर उस ग्रिल को काटने जाते हैं। जॉन मॉरिस को अपने कंधे पर बैठा लेता है और मॉरिस उस रॉड को काटता है। चेन सॉ की आवाज सुनकर गार्ड्स को भी शक होने लगता है। वे ऊपर चेकिंग करने के लिए जाने लगता है और उसी बीच ड्रिल मशीन की आवाज बंद हो जाती है क्योंकि मॉरिस पहली रॉड काटने में कामयाब हो चुका था और सिर्फ उसी रास्ते से ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। आवाज बंद होने की वजह से गार्ड चेकिंग को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। अगले दिन मॉरिस खुश था और डाइनिंग टेबल पर बातें करते हुए सबको बताने लगा कि उसने सारे रास्ते साफ कर दिए हैं। अब इस जेल में कोई भी उन लोगों को नहीं रोक सकता था। वह जॉन के भाई से पूछता है कि क्या तुम पैराशूट रेनकोट्स ले आए हो। वह कहता है हाँ, सब कुछ तैयार है और अब ये लोग यहाँ से भागने का पूरा प्लान बना लेते हैं। खैर, अब ये सारे लोग वापस अपनी अपनी जेल में आते हैं और जब इंग्लिश सब लोगों को बुक्स बांटने आता है तो मॉरिस इंग्लिश से कहता है कि आज मैं आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश उससे हाथ तो मिला रहा था लेकिन वह बहुत हैरान था कि मॉरिस ने ऐसा क्या किया। उसने ऐसा कौन सा प्लान बनाया जिसकी वजह से वह यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उस समय उसे जलन भी महसूस हो रही थी। खैर, वह वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वार्डन मॉरिस की सेल की चेकिंग करने आता है। जैसे किसी ने उसे खबर दे दी हो कि मॉरिस यहाँ से भागने वाला है। वह यहाँ हर एक चीज को ध्यान से देखने लगता है। वे उस जगह को भी देखने लगते हैं जहाँ से मॉरिस ने भागने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मॉरिस ने सारी जगहों को पहले ही साफ कर दिया था और सारे सबूत पहले ही छिपा दिए गए थे। एयर वेंट के सामने फेक कार्डबोर्ड भी लगा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। वार्डन ने कहा कि खबर सही थी, एक काम करो, सुबह होते ही मॉरिस की सेल बदल देना। लेकिन सुबह तक मामला पहुंचने वाला कहां था। आज रात सबने प्लान बनाया था कि रात के ठीक 2 बजे वेंट से निकलकर दूसरी मंजिल पर मिलेंगे। प्लान बनाते समय चार्ली में बहुत हिम्मत थी, वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन जैसे ही समय आया वह बहुत ज्यादा घबरा गया। मॉरिस और बाकी 2 लोग वेंट के अंदर पहुंच गए और चार्ली का बहुत देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब चार्ली नहीं आया तो उन तीनों को वहां से अकेले ही जाना पड़ा। दिखाया जाता है कि वे तीनों अपने बनाए हुए प्लान के हिसाब से भाग रहे थे और इधर चार्ली बैठा रो रहा था। उसकी आजादी अब उसके हाथों से निकल रही थी। वार्डन की चेकिंग के बाद उसने बहुत हिम्मत करके फैसला किया कि अब वह भी यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही वह वेंट के अंदर आया उसने देखा कि ऊपर जाने का रास्ता उसकी हाइट से बहुत दूर था और वे तीनों भी अब जा चुके थे। अब उसकी आजादी का सपना
खत्म हो चुका था। बदकिस्मती से वह वापस अपनी सेल में लौट आता है। वहीं इधर दिखाया जाता है कि वे तीनों गार्ड्स की नजरों से बचकर निकल जाते हैं और जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं और फिर सही समय पर तीनों बाड़ों की दीवारें चढ़ते हुए वे आखिरकार इस जेल से आजाद हो जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ इस आइलैंड से बाहर निकलना था, जिसके लिए उन्होंने रेनकोट्स को बांधा और उनके अंदर मुंह से हवा भरने लगे ताकि उन्हें एक बोट बनाया जा सके। हालांकि उसमें हवा भरने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बहुत स्ट्रगल के बाद उनकी बोट आखिरकार तैयार हो जाती है और फिर ये लोग रात के अंधेरे में वहां से निकलते हैं और भाग जाते हैं। सुबह गार्ड सारी सेल्स चेक करने आए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे चार्ली की सेल तक पहुंचे, चार्ली ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने उससे कुछ कहा हो। वह दुखी था कि अगर उसने कल हिम्मत कर ली होती तो वह भी यहाँ से बाहर निकल गया होता। उसकी हालत देखकर वार्डन को भी उस पर शक होता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़कर मॉरिस की सेल की तरफ जाता है और उससे पूछता है क्या मॉरिस अभी भी सोया हुआ है। उसके पूछने पर भी मॉरिस उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। तब गार्ड को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, उन्हें वहाँ सिर्फ मॉरिस का डमी मिलता है और तब उन्हें पता चलता है कि मॉरिस उनकी आंखों में धूल झोंककर इस जेल से भाग गया है। पूरी जेल में अलार्म बज जाता है। उन्हें पूरी जेल में ढूंढा जाता है, लेकिन जब ये लोग पूरी जेल में नहीं मिलते तो उन्हें समंदर में भी ढूंढा जाता है, लेकिन वे वहाँ भी नहीं मिलते। यहाँ वार्डन, जिसकी नाक बहुत ऊंची थी, कहता था कि उसकी नजरों से आज तक कोई नहीं भागा। अब उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। यहाँ तक कि अथॉरिटीज भी उसे बुरा भला कहने लगी थी। उसकी आंखों के सामने से 3 प्रिजनर्स कैसे भाग गए, अब उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब वह अपने आदमियों से कहता है कि सारे न्यूज़पेपर्स में यह खबर फैला दो कि जो 3 प्रिजनर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया है। वे मारे गए हैं क्योंकि ठंडे पानी में वे समंदर पार नहीं कर सके। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि कोई इस जेल से भाग भी सकता है, वरना हमारी जेल की रेप्यूटेशन गिर जाएगी। वह अपने लोगों से यह भी कहता है कि ये हो ही नहीं सकता और ये मानने लायक भी नहीं है कि वे इतना ठंडा समंदर पार करके निकल जाएं। वे जरूर समंदर में मर गए होंगे और हमें उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही होंगी। उसे खुद भी यह नहीं पता था। उसने अपने दिल को समझाया था या अपने लोगों से यह बात फैलाने को कहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि मॉरिस सच में भाग गया होगा। खैर, उसकी ये सारी पॉलिसीज काम नहीं करती। अथॉरिटीज उस पर यकीन नहीं कर रही थी और आखिर में एल्केट्राज को बंद कर दिया जाता है, यह कहकर कि इतना पैसा खर्च करने और जेल को इतनी दूर बनाने की क्या जरूरत है, जब एल्केट्राज भी एक नॉर्मल जेल की तरह ही जेल है। यहाँ से भी प्रिजनर्स भाग रहे हैं। इसी तरह एल्केट्राज जेल हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है और जैसे ही वह जेल बंद होती है, इन सच्ची घटनाओं पर बनी मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।